हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक रिटेल छोटे बैंक को हम आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या पोटेंशियल है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ भी इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल चार्ट्स एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर की लेवल्स भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एयू बैंक के साथ में, जो मेरे एक रिलेटिव्स ने लोन लिया था। सो वो कैसा है, उसमें कुछ क्या पॉजिटिव साइड है बैंक के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। और तब तक आप वीडियो के साथ बने रहिए और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको ईजिली मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स से। सो लेटेस्ट अपडेट्स अगर देखेंगे तो 5 मई की एक अपडेट है 2021 की, जो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है। सीधा ये वेबसाइट ओपन होती है एयू फाइनेंस बैंक पे और यहाँ पे आप देखेंगे कि तो अपडेट ये है कि जो स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया था उस दिन, तो उसके बाद से इन बैंक्स में थोड़ी सी पॉजिटिव लहर आई थी। तो ये जो न्यूज़ थी, आप डिटेल्स में आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, तो ये इनके फेवर में था। इसके बाद से बैंक स्टॉक्स में जो स्मॉल बैंक्स हैं उनमें सब में ही थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला पॉजिटिव साइड में। चलिए इसके बाद से हम देखते हैं बाकी थोड़ी सी कुछ और जो दूसरी न्यूज़ है वो। सो इसके बाद देखेंगे एयू बैंक की कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन पे दिख रहा है कि क्या जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 655 करोड़ की इन्होंने ग्रोथ 18% की ग्रोथ के साथ नेट इनकम मार्च तक रिसीव हुई 655 करोड़। और उसके बाद में नेट जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आप यहाँ देखेंगे तो 126 करोड़ सॉरी 277 करोड़ 126% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो परसेंटेज ग्रोथ के साथ में इनको मिला है वो। चलिए अभी इसके बाद में हम एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है उसके ऊपर और सीधा सा स्क्रीनर.इन पे जाते हैं और स्क्रीनर.इन पे फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। सो स्क्रीनर.इन अगर आपको यूज़ नहीं करना आता तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो के बाद, आप वो भी जाके देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपन मार्केट कैप से। सो मार्केट कैप 31,584 करोड़ है। करंट प्राइस जो है 1,010 है। हाई लो 517 से 1,356 है। और पी स्टॉक का देखेंगे तो आप 27 है। बुक वैल्यू 138, डिविडेंड 0, आरओसीई ऑलमोस्ट 10, आरओई 27, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, इंडस्ट्री पी 21.5, ईपीएस है 37.5, ग्रोथ है 5 ईयर्स का जो सीएजीआर ग्रोथ रेट है वो है 37.4, बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रॉफिट आप देखिए 40.8, ऑलमोस्ट 41%। फ्री कैश फ्लो है यहाँ पे 6,209 करोड़। सो ये सारे नंबर्स हेल्दी हैं। थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन में जो है वो थोड़ा सा थोड़ा सा महंगा है, इसके अलावा सब कुछ सही दिख रहा है। चलिए अभी आगे डेट से शुरुआत करते हैं। तो डेट है बैंक के पास 36,499 का, और जो प्रॉफिट है ग्रोथ वो है लास्ट ईयर का 73.3। ईपीएस है जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था 37.5। ओपीएम है 52, ये देखिए ज़बरदस्त ओपीएम बैंक का। जो प्रमोटर की होल्डिंग है 28.5%। प्राइस टू बुक है 7.31। रिटर्न ऑन एसेट है 2.78। डेट टू इक्विटी है 8.44। 27.1 रिटर्न ऑन इक्विटी। करंट रेशो है 3.15 और पेग रेशो है 0.66। अभी भी देखिए पेग रेशो अपन जो कंसिडर करते हैं कभी भी स्टॉक बाय करने के लिए तो 0.5 के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज है 1.56 और इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी 606 के आसपास। चलिए इसके बाद बाकी पैरामीटर्स हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉक का जो स्टॉक का जो चार्ट है अभी हम चार्ट गाइड पे जाके देखेंगे। ये बेसिक एक चार्ट यहाँ दिख रहा है, प्रोज एंड कॉज यहाँ से देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो तगड़ी है और सेल्स है 10 ईयर्स के अंदर वो भी ऑलमोस्ट 40% के हिसाब से बढ़ रही है। और 5 ईयर्स के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी 40% के आसपास ग्रो कर रहा है। ये ट्रेडिंग ऑन बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है रिपीटेडली, ये लो बाकी बेसिक
अर्निंग्स की इंक्लूडिंग अदर इनकम 1451 करोड़ का है। पीयर कंपैरिजन आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े दिग्गज बैंकों के साथ में पीयर कंपैरिजन किया गया है। ओपीएम वगैरह बाकी सब दिग्गजों से ऑलमोस्ट एचडीएफसी के बराबर है। आप देखिए इस बैंक के जो सब 58 है और ये इसका 52 है। आप देखिए इसके अलावा बाकी ओपीएम किसका ज़्यादा है, और यहाँ पे प्लेस शेयर भी 0 हैं। प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है यहाँ पे 28% के आसपास। सो इस तरह से आप देखेंगे कि इस बैंक का जो पैरामीटर्स हैं हेल्दी हैं, लोन भी कम है, जो ईपीएस है वो भी अच्छा खासा है, आरओसीई भी ठीक है। इन सब बैंक्स में आप देखिए आरओसीई इसकी आपको ज़्यादा दिखाई देगी, और ओपीएम यहाँ पे प्रीवियस एनुअल जो परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पे हेल्दी दिखाई देगा पीयर कंपैरिजन्स के मुकाबले। चलिए इसके बाद में अपन क्वार्टर रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको दिखाई देगा कि नेट एंड एंड में प्रॉफिट की सिचुएशन क्या है, और वो रेगुलर बेसिस पे ग्रोइंग साइड में आपको दिखाई देगी। इसके बाद में हम जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 2016 से ऑलमोस्ट ये ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 के अंदर डाउन हुआ, फिर वहाँ से वापस ग्रोथ शुरू हुई अभी, और लास्ट जो 2020 मार्च के जो लास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो उसके हिसाब से 675 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बैंक दिखा रहा है। जो कंपाउंडेड ग्रोथ आप देख रहे हैं यहाँ पे वो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे है ईयर ऑन ईयर 10 ईयर 5 ईयर एंड 3 ईयर्स ऑन टीएमटी में। प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक का सीएजीआर और इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके बाद बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स आपको दिखाई देंगे, जो कि हेल्दी रिजर्व्स कंपनी के पास अभी हैं। फ्री कैश फ्लो के अंदर आप देखेंगे तो 1629 करोड़ रुपए के आसपास का फ्री कैश फ्लो दिखाई देगा। इसके बाद आप देखेंगे इसके पी और रेशियोज़ और देखेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़, तो इसमें के अंदर आपको आरओसीई जो है वो 19 के आसपास दिखाई देगी। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ देखेंगे आप तो प्रोमोटर होल्डिंग अभी 28.98 ऑलमोस्ट 29% प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज़ के पास 32.78 और डीआईएस के पास 18.92 और पब्लिक के पास इसमें 19.32 के आसपास होल्डिंग्स है। इसके अलावा एक जो मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं बीच में आपको 2 मिनट का समय लेके बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको वैसे ही पता होगी। जब 2007 के अंदर एयू फाइनेंस जो छोटी सी कंपनी थी, जब 1 करोड़ 2 करोड़ का ऑपरेशन था और प्रॉफिट था, तब कंपनी ने 50 करोड़ रुपीज़ मोतीलाल ओसवाल से उठाए थे। बड़ी मुश्किल से रामदेव जी ने उनको ये पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट किया इस एयू फाइनेंस में। और जब मोतीलाल ओसवाल ने ये पैसा, जब ये अपनी जो होल्डिंग थी बैंक के अंदर वो बेची, तो वो 5000 करोड़ के अंदर बेची थी। सो आप सोचिए। और इस बैंक की जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, वो आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं दिखाता हूँ। तब तक आप एक बार स्टॉक के जो चार्ट्स भी देख लीजिए। सो सीधा चार्ट्स पे चलते हैं, और आज पहले चार्ट्स पे चलने से पहले लास्ट आज के लेवल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लेवल देखेंगे, ओपन होता है 1025 पे, हाई रहता है 1035, लो रहता है 1006 और क्लोजिंग होती है 1010 के आसपास 7 पॉइंट्स की नेगेटिव साइड में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं चार्ट्स। जो चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पैरामीटर्स सेम है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो स्टॉक की जो ईएमएस के ऊपर जो रैंक दिख रही है या जो प्राइसिंग दिख रहा है आपको, यहाँ जब गोल्डन क्रॉसओवर होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि ऑलमोस्ट आपका 700 के बिलो है, मतलब 690 के आसपास, उसके बाद से ये अभी तक सेल सिग्नल नहीं दिया है। कौन सी ईएमए के ऊपर? 13 एंड 48 के ऊपर। अगर आप इस ईएमए के हिसाब से अगर गोल्डन क्रॉसओवर पर लेते हैं डेली या वीकली के, तो उस हिसाब से ले सकते हैं, और यहाँ से ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बार इसको और देख लेते हैं,
उसके बाद हम देखेंगे कि इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर के। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम और इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ हुआ है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर ऑलमोस्ट वहीं हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद प्राइस 100 EMA या 200 EMA के भी ऊपर आ गया। और यहाँ अगर मान लो 700 के आसपास भी अगर किसी ने बाइंग की है तो वो आज 1000 रुपये के शेयर पे बैठा हुआ है अच्छी खासी ग्रोथ के साथ में। अब हम आगे के जो इस टाइम की करंट सिचुएशन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑलमोस्ट 1350 रुपये के पास टॉप गया, हाईएस्ट गया, उसके बाद वापस से डाउन साइड आया और यहाँ 200 EMA पे सपोर्ट लिया और उसके बाद से वापस ये ग्रो होना शुरू हुआ। अब इसके अंदर फ्यूचर लेवल्स क्या हैं? फर्स्ट टारगेट इसका डायरेक्टली 1360 के आसपास कैलकुलेट होके आएगा। और इसको बाई कैसे करना है? बाई आपको पता है, जैसा कि एक बेसिक सिंपल रूल से हम बाई करते हैं। वो कैसे कि जैसे जैसे इस EMAs के आसपास हमें मिले, पहला फर्स्ट बाइंग यहाँ करनी है, दूसरी यहाँ करनी है, तीसरी यहाँ करनी है और चौथी बाइंग हमको RSI की मदद से करनी है। RSI की मदद से जब ओवरसोल्ड हो तो वहाँ पे बाई कर लेना है डेली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एक अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब AU बैंक का जो बिज़नेस मॉडल है कि इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें भैया, कितना पैसा मिलेगा हमको, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बैंक में कुछ अच्छे मेरे रिलेशन वाले एम्प्लॉयज़ भी हैं जहाँ से भी मैंने समझने की कोशिश की है। बाकी पूरी स्टडी की है मैंने, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले टारगेट्स की बात कर लेते हैं एक बार वापस से। सो आपके इसके पहले टारगेट हैं 1350 और दूसरा टारगेट है 1550 के आसपास। 1350 और 1550 दो टारगेट है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस स्टॉक के अंदर अगर डाउन साइड आता है वापस से तो ये 906 के आसपास वापस से हमें बाई करना है। और बाइंग और सेलिंग जैसे आप टॉप और लो बॉटम पे और सोल्ड एंड ऑल बॉट करते हैं वैसे करना है। अभी इसके इंटरेस्टिंग जो फैक्टर की मैं तब से बात कर रहा हूँ वो क्या है, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। सो इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है इस बैंक का, वो मैं बताता हूँ कि बैंक है ना, सबसे मोटा काम है मॉर्गेज लोन का, और ये सबसे बड़ा बैंक है मॉर्गेज लोन का। और वर्ल्ड वाइड अगर आप रेशो देखेंगे तो अभी इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर मॉर्गेज लोन, और ये बैंक सबसे बड़ा बिग बुल है इस चीज़ का। मॉर्गेज लोन के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ये सबसे बड़ा बैंक है। इसको आप स्मॉल फाइनेंस बैंक और मॉर्गेज लोन का HDFC बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या सिस्टम है इस बैंक का, क्या सिस्टम है मैं बताता हूँ कि ये मानो आपको XYZ किसी भी लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हैवी इंटरेस्ट पे आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको लोन देंगे। मेरे रिलेटिव का केस बताता हूँ आपको। मेरे रिलेटिव को 10 लाख का लोन चाहिए था। उनके पास, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन ना हर इंसान की चेंज होती रहती है। अगर आप आज आपका सब कुछ सेटल है, हो सकता है कल डाउन साइड आ जाए, और पैसे से रिलेटेड और फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा अप एंड डाउन चलती है इंसान की। तो आज आपको अच्छे बैंक लोन दे रहे हैं, कल नहीं दे हो सकता है। तो इंसान क्या करता है, ज़रूरत आने पे, शादी है, ब्याह है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ और हो गया तो आपको पैसा तो चाहिए, तो आप लोन लोगे किस पे, जो आपने पहले जब आपका अच्छा टाइम था या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। तो बैंक भाई साहब क्या करता है, और मेरे रिलेटिव के साथ में क्या किया, 10 लाख के लोन के लिए इन्होंने इनकी ऑलमोस्ट 2 CR की प्रॉपर्टी पे लोन दिया, जिसको कि मॉर्गेज कर लिया पूरी की पूरी। और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लिया, 18% इंटरेस्ट। अब बताओ, बाकी बैंक आप बेचारे 6% से लेके 10% तक कमा रहे हैं, ये भाई साहब 18% कमा रहे हैं। और आप बोलोगे कि भाई डिफ़ॉल्ट कैसे होएगा, डिफ़ॉल्ट होके देखो ना, 2 करोड़ रुपए का माल लेके बैठा है, अपना पैसा रिकवर कर लेगा। स्टार्टिंग की EMIs तक तो आप 1 साल 2 साल तक तो कोई डिफ़ॉल्ट जल्दी से करता नहीं है। तो उसमें इसने पूरा मोटा इंटरेस्ट कमा लिया। उसके बाद क्या किया, आपकी करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने मॉर्गेज पे जमा करके रखी है। तो इस तरीके का इसका बिजनेस मॉडल है। मॉर्गेज आपके ये प्लॉट्स रखते हैं, दुकानें रखते हैं, या जो भी आपकी ज्वेलरी है, कुछ भी है, उन सब के अगेंस्ट में लोन देते हैं। आप जॉब वाले को दे दोगे, इसकी जॉब चली गई, आपका बैंक या जो लोन जिसने लिया है वो डिफ़ॉल्ट करेगा। यहाँ क्या है, ये लोन देते हैं किसी ना किसी प्रॉपर्टी के ऊपर,
तो डिफ़ॉल्ट जो है एनपीएस वो डाउन है, इसके एनपीए रेट बहुत डाउन है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम हैं। साथ ही ये इनकी इंटरेस्ट जो रेट है वो बहुत हाई है, उसके चक्कर में बैंक को बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं और ये ग्रो कर रहा है बैंक अच्छा खासा, और ये सेक्टर ग्रो करेगा। जो बिजनेस मॉडल है वही अपने आप में अच्छा है। आप किसी को उधार पैसे दे रहे हो अच्छे खासे ब्याज पे, और आपने उसका ऐसा सामान रख लिया है जो उस लोन से 4-10 गुना ज़्यादा है। सो आपने अगर डिफ़ॉल्ट भी किया तो मैं उसको बेच के और उस रिकवर कर लूँगा, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो आपने हैवी इंटरेस्ट में मुझे वो दे दिया। अभी आरबीआई से बाकी जगह से कम पैसे में लोन उठाते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे, और लोगों को ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो मॉर्गेज लोन्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, और इनका डूबने का चांसेस बहुत कम है। इस तरह से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरी स्टडी है, और पर्सनल एक केस स्टडी है एक लोन को लेके। हालांकि मेरे रिलेटिव्स ने मेरी सलाह लेके एक अच्छा सा काम किया, मैंने उनको सलाह दी कि आप कुछ भी करके ना इस लोन को ख़त्म करो। सो जैसे ही उनकी 3rd EMI थी, हमने एक पार्ट पेमेंट करवाया 7.5-8 लाख रुपए का, और उसके बाद 2-3 किस्तों के बाद फिर एक पार्ट पेमेंट करवा के जो 18% था वो 18% तो 3 किस्तें गई, 3 EMIs, और उसके बाद क्या किया, 4% लगा और 7.5 लाख रुपए इन्होंने एक साथ जमा कर दिए, और उसके बाद जो बाकी बैलेंस बचा उसको भी 2-3 EMI के बाद वापस से पूरा कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया। जो 10 साल के अंदर 22-23 लाख रुपए जमा होने थे 18-20 हज़ार की EMI के साथ में, वो 11-12 लाख रुपए के अंदर ख़त्म हो गए, 1-1.5 लाख रुपए ऊपर लग के। इस तरह से आप समझिए कि अगर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, उनका तो था, उन्होंने इधर उधर से करके उसको प्रायोरिटी दे के उसको ख़त्म कर दिया, और उनके पास जुगाड़ था। इस तरह से अगर मानो कोई बैंक आपको या कोई बंदा अगर आपको बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट एसेट है, बहुत वैल्यूएबल एसेट लेके और आपको हाई इंटरेस्ट पे कुछ दे रहा है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो होनी है, उसकी अर्निंग्स ग्रो करनी है, उसका बिजनेस मॉडल ग्रो करना ही है। और लोगों को कहीं ना कहीं इमरजेंसी लग जाती है, जिनके पास अच्छा खासा एसेट पड़ा हुआ है, उनको कैश चाहिए, लिक्विडिटी की कमी कहीं ना कहीं से हो ही जाती है। तो उस सिचुएशन में ये इस तरीके के बैंक, और ख़ासकर एयू बैंक, उसका अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहा है, और इसका बिजनेस मॉडल इसी तरीके का है। सो मुझे लगता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना तो ट्रेंड लाइंस लगा के देखेंगे तो आपको इसमें ग्रोथ दिखेगी, और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, FII-DIIs आप देखिए, तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है वो सब लोग जो ये छोटे से एक बैंक में पैसा लगा के बैठे हैं। 5,000 करोड़ रुपए रामदेव जी ने कमा लिए, तो ऐसा ही नहीं है। और रामदेव जी जैसे इन्वेस्टर्स ने स्टार्टिंग में पैसा लगा दिया, और रामदेव जी की किसी भी वीडियो में जाके आप कमेंट्री देख लेना, और उनकी जो वो एवरी ईयर जो एक स्टॉक बुक आती है, एनुअल जो बुक आती है, उनकी जो लेटर आता है, उसमें भी देखिए उन्होंने आगे जो 25 साल के लिए स्टॉक्स जो रिकमेंड किए हैं, सजेशन दिए हैं कि कौन कंपाउंडिंग मशीन्स बनेंगे, उसमें से एक एयू फाइनेंस बैंक दिखेगा आपको, एयू फाइनेंस बैंक, उसके अंदर दिखेगा सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो उसको मुझे लगता है आपको भी इसको स्टडी करना चाहिए, बाकी चीज़ें डिटेल्स देखनी चाहिए, क्या बिजनेस मॉडल है, मैंने मोटा मोटा समझा दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जिसके अंदर साफ साफ सिंपल सी बात है कि कभी भी आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सूझबूझ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही करें। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।